हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि सीए फाउंडेशन का हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम सीए इंटर की बात करने वाले हैं कि सीए इंटर में हमें कौन सा अप्रोच अपनाना है, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा सीए सीपीटी का, जिसको आप सीए फाउंडेशन बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम था जून 2016 में और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया था। तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट ड्यू था सीए इंटर का, वो ड्यू था जून 17 में ड्यू था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। बट एक्चुअली मेरा रेगुलर कॉलेज था SRCC। तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो जो समर वाला सेमेस्टर होता है वो इनका होता है मई या जून में एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। तो उस टाइम ये हुआ था, सॉरी जून में नहीं था, मेरा जो पहला अटैम्प्ट ड्यू था वो था मई 17 में, मई 17 में ड्यू था। बट कॉलेज के एग्ज़ाम मई या जून में होते हैं, तो उस टाइम मई में एग्ज़ाम हुआ था। और इसके मैंने कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स लिया था, तो इसके 2 पेपर्स जो थे, मतलब 2 पेपर्स का डेट इस एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहा था, सीए इंटर के एग्ज़ाम के साथ ही क्लैश कर रहा था। तो इसलिए मैंने मई 17 में एग्ज़ाम ना देके मैंने फिर नवंबर 17 में एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि जो हमारा विंटर वाला सेमेस्टर होता है उसके एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होते हैं। तो नवंबर में मैं खाली था, तो इसलिए मैंने फिर नवंबर में एग्ज़ाम दिया था इसका, और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया था। इसमें मेरा रैंक नहीं आया था, बट हाँ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया ये सीए इंटर का एग्ज़ाम। तो अभी मैं अपना दिखाता हूँ कि मैंने, बच्चे जल्दी पूछते हैं कि कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने कुछ सब्जेक्ट में कोचिंग लिया था, कुछ में नहीं लिया था। देखो ये आपका खुद का कॉल है कि मेरे को कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, मतलब उसके लिए आप, या तो टफ लग रहा है या फिर अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आप फिर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट का कोचिंग ज्वाइन करना है। आपको जो भी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जिसमें भी आपको दिक्कत आ रहा है उसका कोचिंग ज्वाइन कीजिए, और बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करना है तो आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कुछ वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 3 सब्जेक्ट में कोचिंग लिया था और बाकी मैंने सब्जेक्ट सेल्फ से किया था। तो अकाउंटिंग में मैंने कोचिंग नहीं लिया था, ये मैंने सेल्फ किया था। मैंने सिर्फ स्टडी मैट इसके लिए रेफ़र किया था, कोई मैंने रेफरेंस बुक रेफ़र नहीं किया था। स्टडी मैट इसका सफिशिएंट था, तो मैंने बस वही किया था और सेल्फ किया था। ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ये भी मैंने सेल्फ किया था। इसके लिए मैंने रेफरेंस बुक रेफ़र किया था मुनीष भंडारी सर का, मुनीष भंडारी सर का रेफ़र किया था। थर्ड है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मैंने कोचिंग लिया था, RK मेहता सर का। उस टाइम एक्चुअली कोस्ट एंड जो ये आपका पेपर नंबर ये वाला है, कोस्ट एंड FM, ये एक्चुअली सिंगल सब्जेक्ट था। मतलब कोस्ट आपका 50 मार्क्स का था और FM आपका 50 मार्क्स का था। बट उसके बाद इसको 100 मार्क्स का कर दिया, और इसमें FM मैंने इकोनॉमिक्स करके 100 मार्क्स कर दिया। तो उस टाइम मैंने कोचिंग लिया था इसका, और टैक्सेशन भी मैंने कोचिंग लिया था, ये मैंने लिया था MK गुप्ता सर से। देन एडवांस अकाउंट मैंने अगेन सेल्फ किया था, ये भी, इसका भी मैंने सिर्फ स्टडी में रेफ़र किया, कोई भी रेफरेंस बुक रेफ़र नहीं की मैंने। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये मैंने सुरभि बंसल मैम का रेफरेंस बुक रेफ़र किया था, और ये मैंने सेल्फ किया था, सुरभि बंसल मैम, और ये मैंने सेल्फ किया था, कोचिंग नहीं ली थी इसकी। इसका मैंने कोचिंग लिया था राठौर इंस्टीट्यूट से, अभी पता नहीं है ये इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, बट उस टाइम मैंने इससे कोचिंग लिया था। और FM इकोनॉमिक्स उस टाइम पे था नहीं, क्योंकि ये कोस्टिंग के साथ ही था। तो मैंने मतलब 3 सब्जेक्ट का कोचिंग लिया था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ये EIS SM। तो बाकी के मेरे सब्जेक्ट मैंने सेल्फ से किए थे। तो ये जैसा ये आपका ग्रुप 1 है, 1 to 4 ग्रुप 1, एंड 5 to 8 आपका ग्रुप 2 है। तो मैं इसमें वही कह रहा हूँ कि ये आपका खुद का पर्सनल कॉल है कि आपको किस सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है या किसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसका न्यू कोर्स भी आज अप्रूव हो गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि मई 24 से एप्लीकेबल होगा। देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। और बट अभी इंस्टीट्यूट ने इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो उसका वेट करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज है, फिर देखते हैं क्या है उसके अंदर। बाकी अगर मैं बताऊं कि आपको कैसे स्टडी प्लान करना है, तो
फर्स्ट तो वही है कि आपको स्टडी मैट ही रेफ़र करना है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप रेफरेंस बुक रेफ़र कर रहे हैं, स्टडी मैट की जगह अगर आप रेफरेंस बुक रेफ़र कर रहे हैं, तो एक बार आप मैच कर लेना कि आपका कोई कंसेप्ट मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं ना, वो एक्चुअली कुछ कोचिंग वाले करते हैं कि जो कंसेप्ट एग्जाम में जो जनरली पूछते नहीं है, जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, उस कंसेप्ट को वो अपनी बुक में डालते नहीं है। बट इंस्टीट्यूट एग्जाम में कभी कभी वो कंसेप्ट भी टेस्ट कर लेता है, बट बच्चे जिन्होंने रेफरेंस बुक रेफ़र किया है वो पढ़ के जाते नहीं है, तो वो फिर एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप सारे कंसेप्ट को मैच कर लेना कि आपका कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रेफरेंस बुक रेफ़र करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आप इंश्योर कर लेना कि कुछ आपका मिस नहीं हो रहा है। स्टडी मैट के साथ साथ बाकी चीज़ आपको पता ही है, MTP आपको करना है, RTP करना है, MCQ बुकलेट आती है वो करना है आपको, केस स्टडी बुकलेट आता है वो करना है, और इंस्टीट्यूट के जो पास्ट पेपर्स हैं, MTP जैसे कि सॉरी जो MCQ का है, ये आपके 4 पेपर्स में 30 मार्क्स का MCQ आता है। MCQ आपका आता है ये पेपर नंबर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर नंबर 2, देन आपका टैक्सेशन, फिर आपका आता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, और उसके बाद आता है एंटरप्राइज, EIS एंड SM। ये 4 पेपर में आपके 30 मार्क्स के MCQ आते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रेगुलर बेस पे MCQ पोस्ट होते हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा इजीली कई सारे ग्रुप्स, तो उनको ज्वाइन कीजिए, उस पर डेली MCQ आते हैं, तो आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा। अभी बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट का कोचिंग पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। तो कोचिंग की बात करूँ तो देखो, जिनमें चेंजेस कम आते हैं, आपको पता ही है कि साल में 2 बार अमेंडमेंट्स आता है, तो जिनमें कम अमेंडमेंट्स आते हैं पहले आपको उनको करना है। जैसे कि आपका हो गया ये अकाउंटिंग कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, इसमें चेंजेस आते हैं, तो ये आपको बाद में करना है। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आप कर सकते हैं। टैक्सेशन, ये आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि इसमें कभी कभी मेजर चेंजेस आता है, तो ये आपको लास्ट में करना है। बाकी एडवांस अकाउंटिंग ये आप कर सकते हैं। ऑडिटिंग एश्योरेंस ये आपको बाद में करना है। EIS SM ये आप कर सकते हैं। FNE को ये कर सकते हैं। तो आप 5 सब्जेक्ट की कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं स्टार्टिंग के 2 कोचिंग की बात करूँ तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग, ये 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट है, तो इन 2 को आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप एडवांस अकाउंटिंग या फिर FME को वो सब कर सकते हैं। बट आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको करना है ये टैक्सेशन, इसकी कोचिंग आपको सबसे लास्ट में लेनी है। अगर आप कोचिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, और बाकी लॉ एंड ऑडिट उससे पहले करना है आपको। मतलब जो अभी मैंने ऊपर बताया उसके बाद आपको लॉ एंड ऑडिट करना है, बट इससे पहले करना है, टैक्सेशन से पहले करना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे कोचिंग स्टार्ट करना है। बाकी आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसको आपको रेगुलर रिवीजन करना है। मतलब उसके साथ साथ जो भी आप उस दिन क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको आपको साथ साथ रिवाइज करना है, जिसको हम फर्स्ट टाइम रीडिंग बोलते हैं। तो ये आपको साथ साथ ही करना है। और कोचिंग की मैं बात करूँ तो आपका कोचिंग एग्ज़ाम से 2 to 3 मंथ्स पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम है नवंबर 23 में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपका 31 जुलाई तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मैक्सिमम मतलब कम से कम 2 मंथ्स आपको चाहिए। अगर 2 मंथ्स के बाद आपका कोर्स जा रहा है फिर आपके लिए दिक्कत है, तो 2 मंथ्स आपको कम से कम चाहिए लास्ट में। बट मैं बोलूँगा 31 जुलाई। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 31 जुलाई तक मान लो आपने फर्स्ट रीडिंग कर लिया, फिर आपके इसके बाद आपके पास बचता है 90 डेज। आपने सुना ही होगा कि सब लोग बोलते हैं कि आपको मिनिमम तीन रिवीजन आपको करना होता है, तो जितना करोगे उतना बेटर है। बट 3 जनरली लोग रिकमेंड करते हैं कि 3 आपको करने हैं। तो अगर मैं 90 डेज की बात करूँ तो इसमें देखो, अगर आप जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मैं 5 डेज पर सब्जेक्ट भी लूँगा, 5 डेज पर सब्जेक्ट, तो टोटल सब्जेक्ट है 8, तो ये आपका हो गया 40 डेज। देन सेकेंड रीडिंग ये आपका हो गया फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड रिवीजन ये कैसे करना है आपको, इसमें आपको लेना है 3 डेज पर सब्जेक्ट।
तो ये आपका हो गया 24 डेज। ये देन आपका थर्ड हो गया, थर्ड रिवीजन 2 डेज पर सब्जेक्ट। ये क्योंकि आपको धीरे धीरे टाइम को कम करना है। अगर आप सेकंड में भी 5 दिन दे रहे हैं फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। तो आपको पहले 5 दिन दे दीजिए, फिर उसके बाद आप 3 या 4 पे लाइए। तो इसको आपको धीरे धीरे कम करना है। और फिर ये आपको हो जाएगा 16 डेज। तो ये आपकी टोटल बन रहे हैं 90 डेज, सॉरी 80 डेज, जो कि आपका 90 डेज के अंदर आ रहा है। मतलब आपको 3 मंथ्स में आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 मंथ्स का टाइम चाहिए कम से कम लास्ट में। और इसमें भी अगर मैं बताऊँ तो आपको आपका जो भी सिलेबस है ना उसको आपको धीरे धीरे कम करना है। फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको 100 कंसेप्ट पढ़ने हैं, ये एक्चुअली हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। 1.5 डे का स्टडी प्लान, जो एग्जाम के टाइम जो आपको पढ़ना होता है उसका स्टडी प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करने बैठेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 100 कंसेप्ट है, तो जब आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है कि कौन से कंसेप्ट इसमें से ऐसे हैं जिसको मेरे को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, या फिर जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, और जिनको मेरे को नो नीड टू लुक अगेन, जिनको आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो उन कंसेप्ट्स को आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड में आपने मान लीजिए 80 कंसेप्ट्स को उठाया, पहले आप यहाँ पे 100 था, बट उसमें से आपने 20 कंसेप्ट्स को निकाल दिया कि मेरे को उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सेकंड टाइम आपको सिर्फ 80 कंसेप्ट पढ़ना है। ऐसे थर्ड रिवीजन में आपने इसको 80 से 50 कर दिया, ठीक है। मैं मतलब कंसेप्ट की तो क्या ही बात करूँ, मैं बात करूँ जैसे कोई कंसेप्ट है उसमें 3-4 पैराग्राफ है, तो 3-4 में से आपका कोई 1 और 2 पैराग्राफ होगा जो काम का होगा, बाकी आपको काम करनी है। तो उसको आप सिंपली कट कर दीजिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल ही उसको आपको देखना ही नहीं है। आपने जो पोर्शन हाईलाइट किया बस आपको उसको देखना है। तो ऐसे आपको अपना सिलेबस कम करना है, ताकि आप मतलब 1.5 डेज में आपको क्या क्या करना है, कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस कौन से आपको देखने हैं उस टाइम पे, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करना है आपको। फोर्थ, ये तो मैंने बता दिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको एक तो इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बुकलेट निकालता है, वो करना है आपको। प्लस में आप कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलता रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप। और बाकी जब आप रिवाइज करें तो आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सेम टू सेम वहाँ पे आंसर लिख के आएंगे, ठीक है। तो जो भी उसके कीवर्ड्स हैं, जो मेन पॉइंट्स है उस आंसर्स के, तो वो आपको याद करना है और वो कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप एग्जाम खुद के वर्ड्स में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कीवर्ड्स मेंशन करना पड़ेगा ताकि इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। क्योंकि अगर आपने कीवर्ड्स को लिख दिया और उसको आपने अंडरलाइन कर दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको करना है फॉलो। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो थ्योरी को इग्नोर करते हैं, जैसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका 20 to 25 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन आता है। तो वो आपको छोड़ के नहीं जाना है, वो आपको कवर करना है। बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो अगर आपने 20 में से 15 भी स्कोर कर लिया, क्योंकि इसका थ्योरी थोड़ा मतलब जनरली रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, जो पहले पूछा गया वही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने 20 में से 15 मार्क्स भी स्कोर कर लिया तो आपके पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपको थ्योरी मिस नहीं करना है, चाहे वो कॉस्ट की बात हो या अकाउंटिंग की बात हो, तो ये आपको कवर करना है। बाकी और तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए, सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हाँ, एक बार स्टडी में जरूर देखना, अगर आप अकाउंटिंग वगैरह का कहीं से कोचिंग बुक से पढ़ रहे हैं तो स्टडी मैट में एक बार क्वेश्चन देखना कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसमें से सेम क्वेश्चन उठ के आता है, मतलब 16 मार्क्स का सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। तो अगर आपने किया होगा तो आप 16 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल फ्री के हैं। तो ये एक बार देख लेना आप। बाकी मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट में मेरे को बताना, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।